जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 27 मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं और हमारा टारगेट रहता है 25 में से 25 मार्क्स लाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, उन सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे जीके नहीं पढ़ रहे हैं या जीके पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने एनटीपीसी के लिए 25 वीडियो कराई थी। उन वीडियो को आप ज़रूर एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके कराई थी मैंने। और बगल में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक वीडियो लगा दी है, वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जीके की मैंने 25 बेहतरीन क्लास कराई थी। आप उनको एक बार ज़रूर देख लेना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति जब लिफ्ट नीचे की ओर एक समान त्वरण से जा रही हो तो अपने भार में क्या परिवर्तन महसूस करता है? तो आपने सुना होगा, जब लिफ्ट के केस में भार कैसे निकालते हैं। लिफ्ट के केस में भार होता है डब्ल्यू बराबर एम जी माइनस ए। तो आप जानते होंगे, जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो जी के मान में कमी होती है। जी के मान में कमी होगी तो ये नेगेटिव वैल्यू है, वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और नेगेटिव मान आ जाएगा। मतलब कि इसका सीधे सीधे बात है कि जब हम लिफ्ट में नीचे की ओर जाते हैं तो हमारे वजन में कमी महसूस होती है, हमारे भार में कमी महसूस होती है। और वैसे भी ये प्रैक्टिकल की सब्जेक्ट है कि जब हम लिफ्ट में नीचे की ओर जाते हैं तो हमारे बाहर में क्या महसूस होगा, कमी होगी, बढ़ोतरी होगी। तो आप लिफ्ट में बैठे होंगे तो आपने महसूस किया होगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो आपके बाहर बिल्कुल कम हो जाता है, बाहर में कमी महसूस करते हो। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आपका बाहर बड़ा बड़ा सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हमारा बाहर बढ़ गया है। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाहर घटा हुआ महसूस होगा जब लिफ्ट नीचे की ओर जाएगी, और ऊपर की ओर जाएगी तो बाहर बढ़ा हुआ महसूस होगा। तो दोनों के केस में आपको याद रखना है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है, तो फोकस दूरी क्या होगी? तो आप देख पाओगे कि यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है, तो क्या होगा? उसमें अपवर्तन नहीं हो पाएगा। अपवर्तन, यदि लेंस में अपवर्तन नहीं होगा तो वो एक सपाट तल की तरह कार्य करेगी। क्या किसी तरह कार्य करेगी? एक सपाट तल की तरह कार्य करेगी, जिससे उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जिससे उसकी क्षमता जीरो हो जाएगी। और फिर क्या, यदि क्षमता जीरो हो गई, यदि क्षमता जीरो हो गई तो आप जानते हो कि क्षमता बराबर या पी बराबर होता है 1/f। यदि क्षमता जीरो हो तो एफ कैसे निकालेंगे? एफ बराबर हो जाएगा 1/p। तो 1/p, ये क्षमता जीरो हो जाएगी तो ये आएगा 1/0, क्या आएगा? अनंत। तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। यदि किसी लेंस को ऐसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है, तो लेंस क्या कर पाएगी? फिर लेंस अपवर्तन नहीं कर पाएगी। यदि अपवर्तन नहीं कर पाती है लेंस, तो फिर क्या होगा? एक सपाट तल की तरह कार्य करने लग जाएगी, सपाट तल की तरह। और यदि वह सपाट तल की तरह कार्य करने लग गई तो उसका उसकी क्षमता होगी वो जीरो हो जाएगी। क्या? उसकी क्षमता जीरो हो जाएगी। यदि उसकी क्षमता जीरो हो गई, यदि उसकी क्षमता जीरो हो गई तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? पी बराबर होता है 1/f, या एफ बराबर होगा 1/p। तो यदि उसकी क्षमता जीरो हो गई तो 1/0 किसको होगी? अनंत। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार वो देखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा गया है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है हमेशा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। और आभासी होगा तो फिर वो सीधा भी होगा। और आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। कैसे बनता है उत्तल दर्पण से? आभासी, सीधा और छोटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है, और आभासी भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है। सब तरह का बनता है उत्तल दर्पण से। सॉरी, अवतल दर्पण से। लेकिन उत्तल दर्पण से कैसे बनता है? आभासी, सीधा और छोटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है। मतलब ये दोनों अभिक्रिया होती हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार मैंने इसके एग्जाम्पल भी कराए हैं आपके लिए रेडॉक्स अभिक्रिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है कि
बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता या अपनी ओर खींचने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। जब आप हम देखेंगे कि हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो अष्टक तो चेंज नहीं होता है। जैसे बात करते हैं हम सोडियम की, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में कितने 8 आ जाएंगे, फिर तीसरे में कितने आएंगे, तीसरे में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम सोडियम के बाद चलते हैं, फिर आते हैं हम मैग्नीशियम पर। तो मैग्नीशियम में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्रमांक 12 हो जाएगा तो एक और इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। मैग्नीशियम के बाद हम बात करते हैं एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम में क्या होगा, परमाणु क्रमांक 13 हो जाए तो एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले सोडियम की देखे हैं, तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन और अब आयतों को उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और फिर ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर और ज़्यादा क्षमता लगेगी, फिर इसको और आकर्षित करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तीनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे क्या होगा, परमाणु को वो परमाणु का आकार है वो आकार में कमी होगी। इसको भी याद रखना है कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु के आकार में कमी होती है। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु के आकार में कमी होती है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक बार और समझा देता हूँ, जैसे हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की ऊष्मा बढ़ती है। जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, अब तो उसमें कम ऊर्जा लगेगी। जैसे यदि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर और ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो फिर और ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, जिससे क्या है, इसके आकार में कमी होगी, और आकार में कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बन के किस अपर रूप में परमाणुओं की संरचना फुटबॉल की गेंद के समान होती है? तो फुटबॉल की गेंद के समान संरचना किस में होती है? तो आप जानते होंगे कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की संरचना होती है वो गेंद के समान होती है। फ्लोरीन की संरचना गेंद के समान होती है, और ग्रेफाइट होती है वो कार्बन का, सॉरी, ग्रेफाइट होती है वो विद्युत का सुचालक होती है। किसका, विद्युत का सुचालक होती है ग्रेफाइट। और हीरा के बारे में तो आप जानते होंगे, सबसे कठोर धातु है हीरा, वो तो ग्रेफाइट होती है, विद्युत की सुचालक होती है। फ्लोरीन गेंद के समानाकर्ती होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हृदय की किस सिरा में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है? जो सामान्य नियम का अपवाद है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त किस में प्रवाहित होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं शुद्ध रक्त की। शुद्ध रक्त को किसको कहते हैं? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहते हैं। और अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं। यदि उसमें रक्त में O2 घुली हुई है तो वह शुद्ध रक्त होगा। और वो शुद्ध रक्त किस में बहता है? धमनियों में। शुद्ध रक्त किस में बहता है? धमनियों में। अशुद्ध रक्त किस में बहता है? सिराओं में। लेकिन फुफ्फुसीय सिरा और फुफ्फुसीय धमनी के मध्य ये केस बिल्कुल विपरीत काम करता है, अपवाद होता है, आप वैसे इस कह सकते हो। लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। इन दोनों को आपको याद रखना है, अपवाद के रूप में कार्य करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो जान कहा भी गया है क्वेश्चन में कि सामान्य नियम का अपवाद है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति के दौरान एडेनिन हमेशा किस नाइट्रोजनी बेस के साथ जुड़ता है? तो आप जानते हो कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है। ये नियम किसने दिया था? ये नियम था वाटसन और क्रिक के द्वारा। वाटसन और क्रिक के द्वारा ये नियम दिया गया था। आप इसको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो डीएनए किसके साथ जुड़ता है? तो डीएनए और आरएनए की मध्य बात करते हैं। डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए में एडेनिन होता है वो जुड़ता है थाइमिन के साथ। डीएनए में एडेनिन होता है वो जुड़ता है थाइमिन के साथ। और ग्वानिन होता है वो जुड़ता है साइटोसिन के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो, एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ जुड़ता है, और ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है। डीएनए की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं आरएनए में जो एडेनिन होता है वो जुड़ता है यूरेसिल के साथ। आपको इसे याद रखना है कि आरएनए में एडेनिन होता है वो जुड़ता है यूरेसिल के साथ, और ग्वानिन होता है वो जुड़ता है साइटोसिन के साथ। तो आपको नीचे वाले को तो याद करना नहीं है, ये तो बिल्कुल याद हो जाएगा कि साइटोसिन होता है वो ग्वानिन के साथ जुड़ता है, या ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है। लेकिन डीएनए में एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ जुड़ता है, और आरएनए में एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ता है। तो ये भी पूछा जाता है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी बेस उपस्थित नहीं होता है? तो वो यूरेसिल नहीं होता है डीएनए में। डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन आ जाता है, इसलिए ये थाइमिन के साथ जुड़ जाता है।
तो उम्मीद आप इसको समझ गए होंगे, मैंने पूरा क्वेश्चन आपको समझा दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों में रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली कोशिका कौन सी है? तो इनको नियंत्रित करती है रक्षक कोशिका या गार्ड सेल कहते हैं इनको, गार्ड सेल, ये इनको नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम फ्लोएम के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण किस अंग में होता है? तो भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है और अवशोषण किस अंग में होता है? वो होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और अमाशय के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर के किस कोशिकांग की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर जे के समान होती है? तो जे के समान आकृति किसकी होती है? वो होती है अमाशय की। और बड़ी आंत के बारे में आप जानते होंगे। और छोटी आंत यकृत की बात करते हैं, तो यकृत होता है हमारे हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? यकृत कोशिका। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को झड़ने में मदद करता है? तो पौधे की वृद्धि को कौन रोकता है और पत्तियों को झड़ने में सहायक कौन करता है? वो होता है एब्सिसिक अम्ल। कौन होता है? एब्सिसिक अम्ल पौधे की वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को झड़ने में मदद करता है। अब बात करते हैं ऑक्सिन की। ऑक्सिन क्या करता है? बिल्कुल इसके विपरीत कार्य करता है। बिल्कुल ऑक्सिन करता है पौधे की वृद्धि में सहायता करता है, पौधे की वृद्धि में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जिबरेलिन की और बात कर लेते हैं। जिबरेलिन क्या करता है? पौधे के तने को विकसित करने में सहायता करता है। साइटोकाइनिन की बात कर लेते हैं। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायता करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन में कार्य करता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जानते होंगे पादप हार्मोन कितने होते हैं? पादप हार्मोन 5 होते हैं। 5 पादप हार्मोन होते हैं, 4 तो मैंने आपके लिए बता दिए, एक और होता है, उसे कहते हैं एथिलीन हार्मोन। क्या कहते हैं? एथिलीन हार्मोन कहते हैं। एथिलीन हार्मोन क्या करता है? ये एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाता है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि एकमात्र गैसीय अवस्था में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? वो जगह एथिलीन हार्मोन एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने में सहायता करता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एथिलीन हार्मोन एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आप पांचों क्वेश्चनों को समझ गए होंगे, आप पांचों हार्मोन को समझ गए होंगे, पादप हार्मोनों को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया के अंत में एक ग्लूकोज अणु से कुल कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? एक ग्लूकोज अणु से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? वो होते हैं 38 एटीपी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे में एसी एयर कंडीशनर चलाने पर कमरे में खुली फ्रिज का दरवाजा खोलने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बहुत से लोग सोचते हैं कि जैसे मान लो ये कोई कमरा है और इसमें यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है, तो यदि हम इस कमरे को, ये दरवाजे को बंद कर देते हैं और फ्रिज के दरवाजे को खोल देते हैं, तो बहुत से बच्चे सोचेंगे कि फ्रिज तो ठंडा करता है और इससे कमरे का तापमान घट जाएगा और कमरा है जो उसको ठंडक होगा, कमरा मतलब एसी के समान कार्य करने लग जाएगा, कमरा ठंडक होने लग जाएगा। लेकिन यह इसका विपरीत कार्य करता है फ्रिज। यदि हम दरवाजे को बंद कर देते हैं कमरे को और फ्रिज के दरवाजे को खोल देते हैं, तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। इसके विपरीत कार्य करता है, क्योंकि फ्रिज की जो मोटर होती है वह ऊष्मा निष्कासित करेगी और ऊष्मा निष्कासित करेगी तो वह उसके ठंडक को गर्म में बदल देगी और जिससे कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्तसारणी किस वैज्ञानिक ने नियम पर आधारित है? आधुनिक आवर्तसारणी किस वैज्ञानिक के नियम पर आधारित है? वो है हेनरी मोजले के द्वारा। हेनरी मोजले के द्वारा आधुनिक आवर्तसारणी दी गई थी। और बात करते हैं कि सबसे पहले आवर्तसारणी किसने दी थी, तो मेंडलीव के द्वारा सबसे पहले आधुनिक आवर्तसारणी दी गई थी। फिर मेंडलीव ने क्या किया था, परमाणु भार के आधार पर तत्वों को उन पर रखा था, या तत्वों को निर्धारित किया था कि उनको परमाणु भार के आधार पर हम निर्धारित करेंगे। पहले नंबर पर जिसका परमाणु भार कम होगा उसको, फिर दूसरे नंबर पर उससे ज़्यादा का, फिर तीसरे नंबर उससे ज़्यादा, परमाणु भार के आधार पर उनको जगह प्रदान की गई थी मेंडलीव के द्वारा। लेकिन हेनरी मोजले क्या करा, परमाणु क्रमांक के आधार पर उनको निर्धारित किया। तो ये था इन दोनों के मध्य अंतर। और हेनरी मोजले की आवर्त सारणी की बात करें तो इनमें कितने वर्ग हैं? इनमें 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं। 18वें वर्ग को अक्रिय गैसों का समूह कहा जाता है, जैसे मैं अभी आपको बता दूंगा। 17वें समूह को किया जाता है
हेलोजन का समूह। 17वें समूह को कहा जाता है हेलोजन का समूह। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और बात करते हैं जॉन न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड ने क्या दिया था? अष्टक नियम। अष्टक नियम में पूछा गया है एग्जाम में कि अष्टक नियम किसने दिया था? तो जॉन न्यूजीलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला मुख्य रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो फोटोग्राफी में कौन यूज होता है? तो फोटोग्राफी में यूज होता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, ये 3 तत्व यूज होते हैं, तो आपको इन्हें याद रखना है। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त कौन कौन से होते हैं? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। इन तीनों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन के उस भाग का नाम क्या है जो तंत्रिका आवेग को कोशिकाएं से दूर ले जाता है? वो तंत्रिका आवेग को सेल बॉडी से कौन दूर ले जाता है? वो ले जाता है एक्सॉन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। न्यूरॉन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। और हमारी तंत्रिका कोशिका की या तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? वो होती है न्यूरॉन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सी होती है जिनका दिशा भी होती है और परिणाम भी परिमाण भी होता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवेग। संवेग का फॉर्मूला की बात करते हैं। संवेग बड़ा होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। और कार्य अदिश राशि है, आपको इसे याद रखना है। और कार्य शक्ति और बात करें चाल दूरी, ये सभी अदिश राशि हो जाएंगी। ऊष्मा, ऊर्जा, ये सभी अदिश राशियां होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे वायुमंडल में कौन सी उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस नहीं पाई जाती है? तो सबसे पहले बात करते हैं 18वें समूह की। 18वें समूह में कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो उत्कृष्ट गैसों का समूह कहा जाता है 18वें समूह को, या नोबल गैसों का समूह भी कहा जाता है, अक्रिय गैसों का समूह भी कहा जाता है, और शून्य वर्ग भी कहा जाता है 18वें समूह को, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा कर चुके होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, जिससे उनको ना इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता पड़ती है ना इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो होती है रेडोन गैस। उत्कृष्ट गैसों में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? वो पाई जाती है, वो नहीं पाई जाती, मतलब हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती रेडोन गैस। क्यों? रेडोन गैस क्या है? एक रेडियो एक्टिव गैस है। रेडोन गैस क्या है? एक रेडियो एक्टिव गैस है, इसलिए हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। और ये सभी आर्गन, क्रिप्टोन, रेडोन, जीनोन, ये सभी 18वें वर्ग की समूह की गैस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब एलईडी जलता है तो किस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो एलईडी जब जलता है तो सबसे पहले एलईडी की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, आपको इसे याद रखना है। लाइट इमिटिंग डायोड होती है एलईडी की फुल फॉर्म। जब यह जलता है तो यह किस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आप जानते हो कि यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब बात कर लेते हैं रासायनिक ऊर्जा की। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? वो करता है बैटरी। बैटरी क्यों करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जैसे आपकी फ़ोन है, आपके फ़ोन में एक बैटरी लगी हुई है, पहले सबसे पहले इसमें रासायनिक ऊर्जा स्टोर होती है, और वह विद्युत के रूप में आप फ़ोन देख रहे हैं, वो क्या कर रही है? विद्युत ऊर्जा में बदल रही है रासायनिक ऊर्जा को। यांत्रिक ऊर्जा की बात कर लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलती है? वो बदलती है मोटर। मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो तीनों समझाए। तो आज के लिए आपके लिए सिर्फ 20 क्वेश्चन ही थे, क्योंकि अब पता है कि दिवाली का टाइम चल रहा है, क्वेश्चन की तैयारी नहीं हो पा रही, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ आपके लिए। तो 1-2 दिन आप थोड़ा मैनेज करना। 20 या 25 क्वेश्चन आपको ऐसे ही करा पाऊँगा। फिर उसके बाद जैसे ही दिवाली खत्म हो जाएगी, हम दोबारा से ऐसे ही अपने 25 बिल्कुल फ्लुएंट तरीक़ा से करने लग जाएँगे। तो कैसी लगी ये वीडियो? आज के लिए सिर्फ 20 क्वेश्चन ही थे आपके लिए। जो भी बच्चे जीके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट की। एक बार उनको पढ़ के ज़रूर देख लेना, क्योंकि एनटीपीसी के हिसाब से कराए थे मैंने, और बहुत लेवल के क्वेश्चन कराए थे। आप झूठ नहीं मानोगे, 1-2 बार 1-2 वीडियो को देख लेना, फिर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो जीके के हिसाब से मैं कहूँगा कि आपको सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। उस वीडियो को देखने के बाद मैंने सब कुछ करा दिया है उसमें। आप एक बार ज़रूर देखना उन वीडियो को। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।